हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एग्जाम का काफ़ी कम समय बचा है, राइट। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जो साइंस है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ देखने वाले हैं। और ये 100% बोर्ड ओरिएंटेड है। और आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए वो वरदान साबित होने वाला है। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये आप सबके लिए गोल्ड माइन साबित होने वाला है। क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसको डीप रिसर्च करने के बाद NCERT के जो बुक्स हैं उनसे लिया गया है। और ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड सवाल है। और यकीन मानिए अगर ये वीडियो देख लिए तो आपका एग्जाम काफ़ी आसान हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि जितने भी अपडेट आएंगे और बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी वायरल टॉपिक आएंगे वो अपलोड किया जाएगा। और ताकि आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण है ना, आप सभी के लिए एंटीबायोटिक का काम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं, सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या है, तो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के तीनों जो है सब्जेक्ट को कवर किया गया है। और यहाँ पे मोस्ट 40 ऑब्जेक्टिव जो है इन्हीं से लिया गया है, काफ़ी डीप रिसर्च करने के बाद। तो प्यारे बच्चों, टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की ओर, है ना। ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, पहला सवाल है निम्न में से कौन अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माशोषी की अगर बात किया जाए तो वैसा अभिक्रिया है ना जो क्या करता है, प्रकाश के सहारे है ना ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें जो है ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा को क्या करता है प्यारे बच्चों, अवशोषण करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण को क्या कहते हैं, है ना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठंडे जल में तीव्र से अभिक्रिया करने वाला धातु कौन सा है। तो ठंडे जल में अभिक्रिया करने वाले जो है सोडियम है। अगर सोडियम को ठंडे जल में अगर रख दें या सोडियम को जल में फेंक दें तो आसानी से जो है ना अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर देगा, राइट। और याद रखिए सोडियम जो होता है, सोडियम कहीं ना कहीं ये तीव्र अभिक्रियाशील पदार्थ है। और इसको जो है किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि किरोसिन में डुबा करके कौन सा धातु को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सोडियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। 1 से 3 के बीच विलयन होता है। 1 से 3 के बीच जो है जो भी विलयन होगा वो अम्लीय होगा, काफ़ी अम्लीय होगा, ठीक है। और काफ़ी जो अम्लीय होता है वो परवल अम्ल कहलाता है। परवल अम्ल में जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, है ना। और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, ये हो जाएगा परवल अम्ल, ठीक है। जिसमें जो है H+ काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, परबल और दुर्बल, ठीक है। तो 4 नंबर का सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। 4 नंबर का सवाल क्या है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। अगर बेकिंग सोडा को अगर हम गर्म करते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इनका इस्तेमाल बेकरी सब में किया जाता है, कोई भी चीज़ को फुलाने में, जैसे खस्ता नमकीन वगैरह हो गया, बिस्किट वगैरह बनाने में, पाव रोटी वगैरह, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लोहे में जो जंग लगता है वो किसके कारण से लगता है, तो लोहे में जंग जो है वो ऑक्सीजन के कारण से लगता है। अगर हम खुली हवा में छोड़ देंगे तो लोहे में आसानी से जंग लग जाएगा, है ना। और लोहे में जो जंग लगता है, जंग लगने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। अभी जो हम लोग देखे हैं, है ना, अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होता है वो सोडियम होता है। क्यों, क्योंकि ठंडे जल से अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। तो आपका सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र, एथेनॉल जो है एक अल्कोहल का समूह है ना। इसका जो प्रकार्यात्मक समूह में जो है OH पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए OH किस में है, तो C2H5OH है ना। ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, मतलब रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो अगर सामान्य सूत्र की बात किया जाए CnH2n+1 OH होता है इसका, है ना, जो अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो सैनिटाइजर के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है, सैनिटाइजर के रूप में। और उसके साथ ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, राइट, एथेनॉल का। तटस्थीय 8 नंबर का सवाल है, तटस्थीय विलयन का pH मान होता है। तटस्थीय का मतलब हो गया उदासीन, ठीक है। नहीं तो ये अम्लीय होता है, नहीं तो ये, है ना, क्षारीय होता है, बिल्कुल ये उदासीन होता है, ठीक है। जैसे शुद्ध जल का pH मान 7 होगा तो वो तटस्थीय विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा, यानी इसका pH मान 7 होता है, ठीक है। 9 नंबर का सवाल है, धातुओं का निष्कर्षण मुख्य रूप से किया जाता है। तो धातुओं का निष्कर्षण जो होता है प्यारे बच्चों
धातुओं का निष्कर्षण, है ना, क्या हो जाएगा, वो अपचयन के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन को हटाया जाता है, ठीक है। जो भी धातु को शुद्ध किया जाता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, राइट। तो ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन। 10 नंबर का सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन क्षार है? तो अगर देखा जाए क्षार की बात किया जाए तो आपका जो भी HCl ग्रुप है ये अम्ल का है ना, और एसिड का है। H2SO4 ये भी एसिड का है। HNO3 ये भी एसिड का है। NaOH है ना, ये OH आ गया तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्षार। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक की बात किया जाए तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, इकाई जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर होता है जिसको हम ए से सूचित करते हैं, और ये जो है किसी भी धारा की मात्रा को बताता है, विद्युत की धारा की मात्रा को बताता है। इसका संकेत आपका ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए, ठीक है। ओम का नियम किस पर लागू होता है ना, ओम का नियम लागू होता है। तो देखिए ओम का नियम जो लागू होगा वो ताप स्थिर होगा, क्या होगा, तभी लागू होगा जब उसका ताप स्थिर होगा, और ताप बदलने से जो है प्रतिरोध भी बदल जाता है, ठीक है। और स्थिर ताप में जो है, स्थिर ताप में क्या होता है, ये लागू होता है ओम का नियम। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ताप स्थिर हो, क्या हो, ताप आपका स्थिर हो, ठीक है। चलिए आप 13 नंबर का सवाल देखते हैं। 13 नंबर का सवाल क्या है, कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, 1 जूल के बराबर होगा। तो 1 जूल को जब हम बदलेंगे, है ना, 1 जूल को जब बदलेंगे हम, तो सॉरी 1 यूनिट होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होगा, क्या होगा, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 1 यूनिट जो होगा वो ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट जो अगर बदलेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा, राइट। और याद रखिए कभी इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे किसी वीडियो में, अगर जब हम जूल के बारे में पढ़ाएंगे, है ना, जब हम यूनिट के बारे में पढ़ाएंगे, है ना, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव की ओर से देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। वाहन के पीछे देखने के लिए उपयोग होता है। तो देखिए वाहन जो होता है ना, साइड मिरर के रूप में जो किया जाता है उपयोग, वो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि पीछे जो भी इमेज बनता है वो आसानी से ड्राइवर देख सकता है, ताकि है ना एक्सीडेंटल केस ना हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका प्रतिबिंब काफ़ी छोटा बनता है, ठीक है। और चलिए 15 नंबर का सवाल देखते हैं। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध की अगर बात किया जाए, है ना, चालक की लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इन तीनों पर निर्भर करेगा, यानी इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी पर, ठीक है। 16 नंबर का सवाल है, विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत मोटर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो विद्युत मोटर की अगर बात किया जाए तो विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो वो काम करेगा धारा वहन करने वाले चालक पर, है ना, चालक पर जो बल लगेगा। विद्युत मोटर जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र की धारा पर जो प्रभावित चालक का बल होता है, फोर्स होता है, उस पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, है ना, धारा वहन करने वाले चालक पर जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। 17 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए अवतल दर्पण की अगर बात किया जाए तो अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, और ये प्रतिबिंब काफी छोटा बनेगा। जैसे चश्मे में इसका उपयोग होता है, ठीक है, चश्मे में इसका उपयोग होता है कभी कभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा। 18 नंबर का सवाल है, जूल शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, है ना, क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र, है ना, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा। तो विद्युत शक्ति यानी पावर का जो सूत्र होता है ना, वोल्ट इंटू धारा, ठीक है, वोल्ट गुना धारा। तो वोल्ट गुना धारा, यानी वोल्ट को जो है हम इनसे सूचित करते हैं वी से, और धारा को आई से सूचित करते हैं। पी बराबर होता है वी इंटू आई, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वी आई, ठीक है। 19 नंबर का सवाल कह रहा है, सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा जो अपर्तनांक होता है ना, वो हीरा का होता है, 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2.42 होता है, ठीक है। इसी कारण से हीरा बहुत चमकदार दिखता है, ठीक है, जिसमें प्रकाश को ज्यादा मोड़ देता है, क्या कर देता है, मोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का सवाल देखते हैं। 20 नंबर का सवाल देखते हैं। 20 नंबर में क्या है, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध होता है ना, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं, है ना, उसका तुल्य प्रतिरोध काफी कम हो जाता है, क्योंकि घर की वायरिंग में यही व्यवस्था लागू होता है, ठीक है, इसमें धारा अधिक मिलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा आपका, है ना, कम हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा आपका बी। प्रतिरोध मतलब करंटों से लड़ाई करता है, ठीक है। और 21 नंबर का सवाल क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, 21 नंबर का सवाल को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगी प्यारे बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया की बात किया जाए, है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होता है और इसी के कारण से कोई भी पेड़ पौधा का जो पत्तियां होती हैं उनका रंग क्या दिखता है, हरा दिखता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपका आंसर, क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ठीक है। कह रहे मानव हृदय में कक्षों की संख्या यानी कोष्ठ की संख्या होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। 2 क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 अलिंद होता है, 2 नीले होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर का सवाल देखते हैं। 23 नंबर का सवाल है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये वीवीआई सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। आनुवांशिकी का पिता या जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है ना। इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग सबसे पहले जो है वंशा गति के नियम में किया गया था। कैपिटल टी स्मॉल टी, बौने पौधे और एक स्वस्थ पौधे, है ना, संक्रमण और स्वस्थ पौधा। तो इसका राइट आंसर आपका जॉर्ज ग्रेगर मेंडल यानी मेंडल हो जाएगा, ठीक है, बी। डीएनए की संरचना होती है, डीएनए की संरचना की बात कर रहे हैं तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली होती है। इसे डबल हेलिक्स भी कहा जाता है, तो दोहरी कुंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। चलिए 25 नंबर का सवाल देखते हैं। पौधे में जल का परिवहन होता है, तो पौधे में जल का परिवहन, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। ये जड़ों से पत्तियों तक जो है जल को पहुंचाता है और खनिज लवणों का भी स्थानांतरण करता है, यानी खनिज लवण को भी लेके जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइलम द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। चलिए 26 नंबर का सवाल देखते हैं। 26 नंबर का सवाल कह रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जा रहा है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है यानी यकृत, ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चों, यकृत हो जाएगा, ठीक है। 1.5 से, है ना, 1 से 1.5 kg इसका वो वेट होता है, ठीक है। किसी किसी परिस्थिति में ज्यादा कम भी हो सकता है, तो यकृत हो जाएगा। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा संचित होती है, यानी ऊर्जा जो संचित रहती है, जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखिए 27 नंबर का सवाल कह रहा है ना, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा की बात कर रहा है, तो ऊर्जा जो होगा वो एटीपी, यानी श्वसन में ऊर्जा किससे निकलती है, एटीपी से संचित होती है। और एटीपी को जो है ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, ग्लूकोज। तो एटीपी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटीपी में। उसके बाद 28 नंबर का सवाल कह रहा है, आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, ये सब सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। 28 नंबर का सवाल कह रहा है ना, आनुवांशिक पदार्थ जो है वो किसको कहा जाता है। तो आनुवांशिक पदार्थ की अगर बात किया जाए वो डीएनए को कहा जाएगा, ठीक है। डीएनए के गुण से ही जो माता पिता से जो बच्चों में गुण आता है, उसी के कारण से रंग रूप परिवर्तन जो भी आता है माता पिता से ही पाया जाता है सभी जीवों में, ठीक है। तो इसके बारे में मेंडल साहब जो है काफ़ी अच्छा से बताया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डीएनए हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी भी जांच होती है प्रेगनेंसी का, डीएनए का जांच जरूर करता है, ठीक है। कोई भी केस में, ज़्यादातर रेपिस्ट मामले में ये होता है डीएनए की जांच। तो 29 नंबर का सवाल कह रहा है, पौधे में श्वसन होता है। तो देखिए पौधे में श्वसन जो होता है ना, वो दिन रात दोनों होता है, ठीक है। श्वसन की अगर बात किया जाए तो हमेशा ये चलते रहता है, ठीक है, दिन और रात दोनों। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो केवल दिन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश केवल दिन में ही दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है दिन में होता है, लेकिन श्वसन दिन और रात दोनों, यानी प्रक्रिया ये रेगुलर चलता है 24 घंटा, ठीक है। कह रहा है रक्त का, है ना, पीएच मान होता है, तो रक्त यानी ब्लड का, तो इंसान का जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 लगभग होता है और ये हल्का क्षारीय होता है। इसमें जो है बदलाव काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन पीएच मान अगर देखा जाए 7.4 ही होगा, ठीक है। अगर बदल जाएगा तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट जो है इसमें जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के बारे में कह रहा है 31 नंबर में। तो देखिए जैव निम्नीकरण यानी प्लास्टिक नहीं गलेगा, निम्नीकरण मतलब आसानी से गल जाना, कांच नहीं गलेगा, पॉलीथीन नहीं गलेगा, ठीक है। तो ये प्राकृतिक पदार्थ है, इसमें क्या है ना, तो ये प्राकृतिक पदार्थ पत्तियां जो आसानी से गल जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर का सवाल देखते हैं। 32 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ओजोन परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत में क्या पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो ओजोन परत जो होता है वो एक प्रकार का जो है समताप मंडल होता है ना। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य की जो हानिकारक जो किरण होता है यूवी, उनको जो है बचाती है उनसे, है ना। कौन, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत हमारे लिए सुरक्षा कवच का भी काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समताप मंडल, ठीक है।
33 नंबर का सवाल कह रहा है कि अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र कहलाता है। ठीक है, 33 नंबर का सवाल कह रहा है। तो याद रखिए, जो अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र जो है वो STP को कहते हैं, क्योंकि इसमें गंदे पानी को साफ किया जाता है। क्या कहा जाता है? गंदे पानी को साफ किया जाता है, फिर नदियों में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? STP। ठीक है, चलिए 34 नंबर का सवाल देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह जो होगा एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में बहती है। जैसे सूर्य से पौधे, पौधे से जीव, ये वापस नहीं आती है। ठीक है, तो एक दिशा में हो जाएगा, एक दिश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक दिश, सी। चलिए 35 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? यानी नवीकरणीय मतलब ऐसा ऊर्जा स्रोत जो पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, है ना, और प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, क्योंकि इसको भी बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन पवन ऊर्जा जो है ये हवा से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाए? पवन ऊर्जा। चलिए 36 नंबर का सवाल को देखते हैं। 36 नंबर में क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक में प्रयोग की जाती है, क्योंकि तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जो अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले यंत्र में जो प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को हटा देता है। क्या करता है? ये ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है इसको रोक दिया जाता है, इसलिए इसको अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है ताकि आग को आसानी से बुझा दे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह ऑक्सीजन को हटा देती है। ठीक है, ये भी सवाल यूनिक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के पूछ सकता है प्यारे बच्चों। 37 नंबर का सवाल है, लेंस की जो क्षमता होता है उसका SI मात्रक क्या होगा? लेंस की क्षमता का, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा? लेंस की क्षमता की SI मात्रक डायफ्टर होता है, और इसे D से सूचित किया जाता है, और ये फोकस दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर डायफ्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायफ्टर। चलिए 38 नंबर का सवाल देखते हैं। सबसे हल्की धातु इनमें से क्या है? तो इनमें से सबसे हल्की धातु की बात किया जा रहा है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्की धातु है, इसका प्रयोग बैटरी बनाने में किया जाता है, इसका घनत्व बहुत कम होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी काफ़ी यूनिक सवाल है, एग्जाम में आपका आ सकता है। और ये सवाल 39 नंबर का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति है ना, इनका जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होगा? तो इसका याद रखिएगा, इसका 120/80 होता है। क्या होता है ना, इसका जो है सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर जो हो जाएगा 120/80 हो जाएगा। ठीक है, इसको BP भी कहते हैं। और ये जो होता है इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो वो हानिकारक हो जाएगा। और इसका माप जो है स्फिग्मोमेनोमीटर में किया जाता है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि रक्त मापने वाला जो होता है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या होगा? तो स्फिग्मोमेनोमीटर हो जाएगा। तो इस अभी फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य रक्तचाप कितना होता है मानव में, स्वस्थ मानव में? 120/80। 120 है ना सिस्टोलिक, और 80 डायस्टोलिक हो जाएगा। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना, 120/80। 40 नंबर का सवाल कह रहा है कि DNA की खोज सबसे पहले है ना कौन किया था? यानी DNA की खोज से संबंधित वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इनमें जो है DNA की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो वाटसन और क्या था, है ना, क्रिक था। ठीक है, DNA की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी, और इन्होंने है ना डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था, जो जीव विज्ञान की सबसे बड़ी खोज थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने है ना कितने प्रश्न को देखे, टॉप 40 प्रश्न को देखे। ठीक है, और ये सवाल आपका एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है ना। और यकीन मानिए, अगर ये वीडियो आप देख लिए हैं तो 2-3 बार देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, है ना। और इनका रिवीजन आप कर लीजिए अच्छा से। और यकीन मानिए प्यारे बच्चों, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, है ना। और ऐसे ही अपडेट आपको चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको किस टॉपिक का जो है वीडियो चाहिए, है ना। अगर आप जो है चाहते हैं कि साइंस में 60 से अधिक मार्क्स लाएं, तो जो है इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। और PDF नोट्स अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, कमेंट करके बताइए, है ना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, बाय बाय।